बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ बल्कि पूरा दिन होता रहा, वो रियासती जबर की एक बदतरीन मिसाल थी। फवाद चौधरी को ऐसे गिरफ़्तार किया गया जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ा जाता है, और फिर उनके साथ जो कुछ होता रहा, तज़हीक अमेज़ सलूक किया गया, वो भी पाकिस्तान में खाल खाली देखने में आता है। उनको अगर गिरफ़्तार करना था, बड़ा सादा तरीका था। जो भी इन पर केस था, इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी इन्होंने, उसको मुंशी करार दे दिया। गिरफ़्तार करना था, FIR दर्ज करके इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता, लेकिन जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, उनके घर पर रेड किया गया, हरासा किया गया और उनको राहदारी के लिए अदालत में पेश किया गया। उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पर उनको यहाँ पे पेश किया जाए। उस वक्त फवाद चौधरी हॉस्पिटल में थे। जिस वक्त फवाद चौधरी को अदालत में तलब किया गया, फवाद चौधरी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। हम ज़मान पार्क जा रहे थे इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से। अफवाह फैली तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। इमरान खान को तो इन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया। इस मौके पर ज़मान पार्क जाते हुए हम सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ भी मुड़ गए। वहाँ पे फवाद चौधरी उस वक्त मौजूद थे जिस दौरान हाई कोर्ट की तरफ से उनको तलब किया गया था, लेकिन पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से फवाद चौधरी को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत में कह दिया गया कि उनको इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है, इस्लामाबाद पुलिस उनको अपने साथ ले गई है। ये सारे का सारा झूठ बोला गया और अदालत की तरफ से बार बार कहा गया कि पहले 3 बजे फिर 6 बजे उनको हर सूरत पेश किया जाए, लेकिन लाहौर की इंतज़ामिया, पंजाब की इंतज़ामिया ने उनको पेश नहीं किया। इससे क्या साबित होता है कि इन्होंने कह दिया कि ठीक है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब बड़े बरम हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे पता है कि मैंने अपने ऑर्डर पर कैसे अमल करवाना है, लेकिन उनके ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। ताकि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पहुंच गए, वहाँ उनको अदालत में पेश कर दिया। यहाँ जज नवीद खान ने उनका 2 रोज़ का रिमांड दे दिया। इनसे क्या बरामद करना है? कलाशन को बरामद करनी है तो बरामद करनी है, जिसके ज़रिए उन्होंने ये बयान दिया था। 2 रोज़ का रिमांड दे दिया गया और इधर फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो जज साहब बड़े बरम हो रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है, अगर वो बंदा सामने आ गया है तो अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। उधर फवाद चौधरी को नवीद खान की अदालत में पेश किया जा रहा था। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की तरफ से मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमारे पास हब से भेजा की दरख्वास्त आई थी। जब वो अदालत में पेश हो गए हैं, जब उनकी FIR सामने आ गई है, तो ये मामला ख़त्म हो जाता है। जबकि इनकी तरफ से कहा गया था कि हर सूरत में फवाद चौधरी को हमारी अदालत के सामने पेश करना, अगर वो इस्लामाबाद चले गए हैं तो इस्लामाबाद से लाकर उनको यहाँ पे पेश किया जाए। आज की हुकूमत ये किस तरीके से अदलिया का एहतराम करती है वो आपके सामने है। पहले भी कई बार इनकी तरफ से ऐसा ही किया जा चुका है। इनका रवैया ऐसा होता है कि जाओ जो करना है वो कर लो। जैसे फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया, इसी तरीके से 30 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत 31 दिसंबर को होने चाहिए। ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से उसको भी उड़ा दिया गया। कहाँ गई अदालत की रेट, कहाँ गए अदालती अहकामात? इसी तरीके से ये लोग अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हैं। अगर उस वक्त एक्शन ले लिया जाता तो फिर इनको मज़ीद ऐसी जुर्रत ना होती कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करते। फवाद चौधरी को पहले लाहौर में घुमाते रहे और उसके बाद उनको इस्लामाबाद ले जाने लगे तो मोटरवे टोल प्लाजा पर फर्रख हबीब सामने आ गए। उनके साथ 1-2 और लोग भी थे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी रुकवा कर उनको कहा कि अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इनको तलब किया गया है, आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं, इनको अदालत में पेश करें। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई, उनको धक्के मार कर परे कर दिया गया। इससे ये वाज़ेह होता कि जो लोग फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रहे थे उन तक अदालती ऑर्डर पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने फिर बदमाशी की और फवाद चौधरी को अपने साथ ले गए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुकूमती कुछ लोगों की तरफ से इसे जायज़ करार दिया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब इस हवाले से कहती हैं कि अगर हमने इंतकामी कार्रवाई करनी होती, सियासी इंतकाम लेना होता, तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार करते। उनकी तरफ से और भी बहुत कुछ कहा गया कि इनके दौर में ये गिरफ्तारी हुई, इनके दौर में वो गिरफ्तारी हुई। सारे का सारा मरियम औरंगज़ेब साहिबा झूठ बोल रही थी। मुस्लिम लीग नून के दौर में एक बड़े ओहदे पर अताउल्लाह कासमी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हैं। उनकी तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून में सबसे झूठी अगर कोई है तो वो मरियम औरंगज़ेब है। इससे फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा
इनके अपनी पार्टी के लोगों की नज़र में झूठी हैं, तो फिर किस हद तक ये झूठ बोल लेती हैं? सारे का सारा झूठ इनकी तरफ से। कल भी सामने आ गया था, तारड़ साहब भी इसी तरह से बोल रहे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने इन पर पर्चा दर्ज नहीं करवाया। ये पर्चा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से दर्ज करवाया गया है, हुकूमत का इसके साथ कोई तलक नहीं है। जबकि अता तारड़ साहब वो एक तरफ बैठे कह रहे थे कि ये पर्चा दर्ज हुआ है और हुकूमत पूरी तरह से इसके पीछे है, फवाद चौधरी को निकलने नहीं देगी, फवाद चौधरी को भागने नहीं देगी, किसी किस्म की रायत इनके साथ नहीं होगी। एक तरफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो कह रही हैं, दूसरी तरफ अता तारड़ ये कह रहे हैं, और फिर फवाद चौधरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया गया है। राना सनाउल्लाह क्या कुछ अदारों के बारे में कहते रहे हैं, अदालत के बारे में कहते रहे हैं, और अता तारड़ ये किस तरीके से धमकियां देते रहे हैं। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी वो ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले लेकर कहते थे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। आसिन इकबाल जैसे लोगों ने भी ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां दी थी। और फिर अदालतों के हवाले से ये लोग क्या कहते थे, मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से उनका नाम लेकर क्या कहा था, उस पर तो कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन फवाद चौधरी ने जो कुछ कह दिया उस पर यह हुकूमत फवाद चौधरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। देखते हैं फवाद चौधरी के साथ 2 रोज़ के बाद क्या होता है। इनका मजीद रिमांड दे दिया जाता है या फिर इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है, जहाँ से इनकी ज़मानत हो सकती है। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि कल भी हम ज़मान पार्क गए थे, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी का सुनकर लोग इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पर PTI की लीडरशिप भी मौजूद थी, आम कारकुन और PTI के हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज हम एक बार फिर वहां जाने की कोशिश करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन कल जब हम ज़मान पार्क गए थे तो उस वक्त ज़मान पार्क के रास्ते खुले हुए थे, बाद में पता चला कि ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज की खबर यह है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, रात भी उन्होंने टेंट में गुजारी। अगर कोई गिरफ्तारी के लिए आता है तो भरपूर मज़ाहमत की जाए। उधर ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये चूँकि इंपोर्टर्स हैं और झूठ बोलने में महारत रखते हैं, इधर कोई बात कर रहे होते हैं, उधर कोई काम कर रहे होते हैं, तो एतबार नहीं किया जा सकता जो कोई ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो इमरान खान वाकई असूलों पर कारबंद शख्स है। पाकिस्तान में वह जमहूरियत का फ़रोग चाहते हैं। उसका अंदाज़ा इससे भी किया जा सकता है कि उन्होंने निगरान वज़ीर आला के तौर पर जिन लोगों के नाम दिए थे वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ लोग थे। उनके बारे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कहा गया था कि इन पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। उनमें अहमद नवाज सुखेरा थे और नासिर खोसा थे। ये लोग मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब हैं और पहले भी रहे हैं। इसके बावजूद इमरान खान ने इन लोगों का नाम दे दिया। जमहूरियत चलती रहे, इन पर आसानी से इत्तफाक़ राय हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिन 2 लोगों के नाम दिए गए थे उन पर इत्तफाक़ राय करना नामुमकिन था। इमरान खान को ये क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में असल जमहूरियत का फ़रोग चाहते हैं। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान की तकरीर की। इमरान खान ने जो तकरीर की वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बात की थी। उन्होंने बार बार अदलिया से ये कहा, दरख्वास्त की क्या मामलात को देखें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, निगरान हुकूमत किस तरीके से 2 नंबरी करते हुए बना दी गई है। उन्होंने अदालत पर पूरा जोर दिया, जबकि इमरान खान से कबल इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते थे, फ़ौज को भी कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आज की तकरीर में फ़ौज का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सारा का सारा जोर मामलात को दुरुस्त करने के लिए अदलिया पर डाला। यहाँ पे हम ये भी जिक्र कर दें कि इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से शहबाज शरीफ का नाम लिया, राना सनाउल्लाह का नाम लिया, लेकिन पहली बार इमरान खान ने जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं लिया। इमरान खान ने उनका नाम भी FIR में दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। इमरान खान ने फैसल नसीर का नाम क्यों नहीं लिया? उनको इमरान खान डर्टी हैरी कहते रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान ने 2 हुकूमती शख्सियात का नाम लिया, क्योंकि इमरान खान पर बिल्कुल वाज़ेह है उस दौर में जब फैसल नसीर का नाम लिया गया था जनरल कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ थे। तो आज इमरान खान अपने ऊपर होने वाले हमले, अपनी हुकूमत को गिराए जाने का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार जनरल कमर जवेद बाजवा को करार देते हैं। अगर जनरल बाजवा उन दिनों आर्मी चीफ ना होते तो इमरान खान यकीनी तौर पर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ के साथ साथ तीसरा नाम फैसल नसीर की बजाय जनरल बाजवा का देते, क्योंकि हर मामले के पीछे जनरल बाजवा थे। अब भी इमरान खान ने फैसल नसीर का अगर नाम नहीं लिया
تو ان کے ذہن میں یہی ہے اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ جنرل باجوہ تھے، اسی لیے انہوں نے فیصل نصیر کا نام نہیں لیا۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کیسی ہے، پاکستان میں سیاست کیسی ہے، پاکستان میں ان لوگوں نے، آج کے حکمرانوں نے جمہوریت کے چہرے کو داغدار کر دیا ہے۔ یہ داغدار چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی نیک نامی نہیں بلکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو کردار ادا کرنا ہے تو پھر سامنے رہتے ہوئے عدالت کو اور پس منظر میں رہتے ہوئے پاک فوج کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا الزام آج بھی طاقتور اداروں پر آ رہا ہے۔ طاقتور اداروں کو کیا کرنا ہے؟ طاقتور ادارے یا تو مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں یا پھر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جس طرح سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے حلقے یہی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، تو پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی وضاحت فوج کی طرف سے آ جانی چاہیے۔ فواد چودھری ایک ایسا شخص ہے جس کی طرف سے عدلیہ پر بھرپور تنقید کی جاتی رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے پاک فوج کے حوالے سے کبھی بھی جارحانہ بیانات سامنے نہیں آئے۔ وہ کل تک یہی کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کی نئی قیادت کافی حد تک نیوٹرل ہے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ معاملات 60% تک درست ہو چکے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فوج کے حوالے سے فواد چودھری کا کیا موقف ہے۔ اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں، تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں، جس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وضاحت آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔